हिंदी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंसारी, आपका हिंदी मार्गदर्शक। और अगर मेरा मार्गदर्शन आपकी सफलता में थोड़ी बहुत भी सहायता कर दे और आप सफल हो जाएं, तो मैं अपने मार्गदर्शन को सफल समझूंगा, सार्थक समझूंगा। हम लोग हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य, गद्य का विकास इत्यादि का अध्ययन तो अपनी कक्षा में करते ही हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी को लेकर। आप जानते हैं कि इस बार जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा बदले हुए पैटर्न पर, बदले हुए पाठ्यक्रम के साथ की जाएगी और आपको गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी काटे जाएंगे। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और आपने गलत उत्तर दिया तो आपके नंबर काटे जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है सही दिशा में सार्थक तैयारी करने की। आप जानते हैं कि एक अच्छे मार्गदर्शन के बिना कोई भी तैयारी पूरी नहीं होती और जब परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा कुशल मार्गदर्शन और अच्छी किताबें, उपयोगी किताबों के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस जीआईसी प्रवक्ता 2020-21 के उसके पाठ्यक्रम पर और उससे संबंधित कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, उन किताबों पर, ताकि आपका जो सफलता का मार्ग है वो आसान हो सके और आप सफल होकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें। जी हाँ, आइए हम लोग बात करते हैं उन महत्वपूर्ण किताबों की जिन किताबों के माध्यम से आप अपनी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, बृहद है। उस पाठ्यक्रम को हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमें सही और अच्छी किताबें होंगी। ये किताबें बिना इनके, ये आधार किताबें हैं, बिना इन किताबों के शायद हम हिंदी का कहरा और हिंदी परीक्षा प्रणाली को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन किताबों पर विस्तृत तौर पर हम प्रकाश डालेंगे और बात करेंगे कि किस टॉपिक के लिए कौन सी किताब बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जीआईसी परीक्षा को क्रैक कर सकें, आसानी से उसमें मेरिट में स्थान बना सकें। सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम की बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो योजना है और जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में देखेंगे कि इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय, ये दोनों ही निहित होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 और 120 का विभाजन, वैकल्पिक विषय के लिए 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के लिए 40 प्रश्न होगा, जो कुल 300 अंकों का होगा और इसका समय 2 घंटे का होगा। इस तरीके से अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, इस प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे कि जो आपका वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषय और एक होगा सामान्य अध्ययन का। इस वैकल्पिक विषय में आपके 80 प्रश्न होंगे और इस सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न होंगे। ये 80 प्रश्न आपके अपने विषय से होंगे, जो भी विषय आपका होगा, और ये 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। और सामान्य अध्ययन में आप जानते ही हैं कि भारतीय संस्कृति को जानने के वे सभी आयाम होते हैं: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, जो समसामयिकी होती है जिससे हम अपने देश, प्रदेश और विश्व के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, वो तमाम चीज़ें रहेंगी। और आपके वैकल्पिक विषय में हिंदी साहित्य के इतिहास, गद्य का विकास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य, पत्रकारिता और भी बहुत कुछ चीज़ें रहेंगी जो पाठ्यक्रम में नहीं दी गई हैं, लेकिन सवाल उससे ज़रूर पूछा जाता है। तो इस आधार पर अब हम लोग पाठ्यक्रम को देखते हैं। आप देखें कि जो सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि लोक सेवा आयोग से अन्य परीक्षाएं, जो जैसे पीसीएस, जैसे समीक्षा अधिकारी, लोअर सबऑर्डिनेट इत्यादि की जो परीक्षाएं होती हैं, वैसे ही बिल्कुल ये सामान्य अध्ययन का आपका जीएस का जो पेपर पाठ्यक्रम है उसी से आपका पर्चा बनेगा, पेपर बनेगा।
इनमें सामान्य विज्ञान होगा, भारत का इतिहास होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास होगा, भारतीय राजतंत्र माने इंडियन पॉलिसी, और अर्थव्यवस्था और संस्कृति होगी, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार होगा, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो करंट अफेयर्स होंगे वो भी आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, जो रीजनिंग होगा, वर्बल नॉन वर्बल, वो भी इसमें दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, जिसमें सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, लोक संस्कृति इत्यादि, इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रारंभिक गणित, जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, वो भी आपका होगा। कक्षा 8वीं स्तर तक का अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित, ये 8वीं स्तर का लिखा जाता है लेकिन पूछा जाता है हायर लेवल का, इसलिए इसकी तैयारी आप पूरे मनोयोग से करें और स्टैंडर्ड गणित पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से हर परीक्षा में सवाल किए जाते हैं, कम से कम 5 सवाल तो होंगे ही, इसलिए इस जीएस के पूरे पाठ्यक्रम को समझना ज़रूरी है और इसके लिए अच्छी किताबों का अध्ययन करना ज़रूरी है। आज हम जीएस पर बात नहीं करेंगे, आज हम वैकल्पिक विषय हिंदी पर बात करेंगे, इसलिए हम लेकर आए हैं हिंदी का पाठ्यक्रम। आप देखेंगे कि जो पहला प्रश्न पत्र होगा जीआईसी प्रवक्ता का, वो पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी और निबंध का। यह 2 घंटे का होगा और इसके लिए 100 अंक दिए जाएंगे, अर्थात सामान्य हिंदी के लिए 50 अंक होगा और निबंध के लिए 50 अंक होगा। ये जो सामान्य हिंदी है, इस सामान्य हिंदी में एक गद्यांश दिया जाएगा, उसका शीर्षक, उससे संबंधित प्रश्न और उसका संक्षेपण करने को दिया जाएगा। और जो निबंध है 1000 शब्दों में विषयों को, जो विषय दिए गए हैं उन्हीं विषयों पर आधारित निबंध पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा, उस सेकंड पेपर वैकल्पिक विषय का होगा। जैसे कि आपका जो भी विषय हो, हम हिंदी पर बात करेंगे तो हिंदी पर होगा और 300 नंबरों का होगा। इस तरीके से आपके जीआईसी प्रवक्ता में 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी और निबंध का, जो सबके लिए होगा, और दूसरा प्रश्न पत्र होगा वैकल्पिक विषय का, और वह वैकल्पिक विषय जिस विषय में आपने एमए किया है उस प्रश्न पत्र को लेकर के, उस विषय को लेकर के प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। आगे देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, विशेषतः हिंदी का, जो सामान्य हिंदी जो सबके लिए है, उस सामान्य हिंदी में अपठित गद्यांश के लिए, अब जो अपठित गद्यांश होगा उसका संक्षेपण पूछा जाएगा। ये संक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि संक्षेपण सारांश नहीं होता है और न ही सार होता है और न ही सेंट्रल आइडिया होता है। संक्षेपण किसी भी गद्यांश को संतुलित, क्रमबद्ध, संक्षिप्त करने की एक कला होती है। हम ये न समझें कि हम उस गद्यांश की समरी लिख दें या उसका सारांश लिख दें या उसका आशय लिख दें या उसका भावार्थ लिख दें तो संक्षेपण हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। संक्षेपण किसी भी गद्यांश का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एक संक्षिप्त रूप होता है और उसे लिखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे संक्षेपण की तो आसानी से उस संक्षेपण को समझ सकते हैं, नहीं तो हम सारांश लिखकर चले आएंगे और समझेंगे कि संक्षेपण है और हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न, उस गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न हो सकते हैं। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या, गद्यांश में कुछ वाक्य रेखांकित कर दिए जाएंगे, उन रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी होगी। और व्याख्या के लिए आप जानते ही हैं कि उस रेखांकित वाक्य में कौन सी बात कही गई है, जब तक वह बात स्पष्ट नहीं हो जाती, जब तक उसका आशय स्पष्ट नहीं हो जाता, उदाहरण दे करके हम उसे स्पष्ट करेंगे और जब स्पष्ट हो जाएगा फिर हम छोड़ देंगे। वैसे माना जाता है कि कम से कम 50, 100 या 150 शब्दों में हम उसे कम से कम 3 रेखांकित वाक्य तो होते ही हैं, 4 हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 3 रेखांकित वाक्य तो कोशिश करनी चाहिए कि 100 शब्दों में हम एक रेखांकित वाक्य का आशय स्पष्ट करें, उसकी व्याख्या करें और उदाहरणों के साथ ज़रूर उसकी व्याख्या करें। एक उदाहरण कम से कम ज़रूर उसमें होने चाहिए। 100 शब्द का मतलब 10 लाइनें और 10 लाइनों में कम से कम 1-2 उदाहरण से आप अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं।
तो अपठित गद्यांश का संक्षेपण करने में सावधानी बरतेंगे। हम लोग अपनी कक्षा में संक्षेपण कैसे किया जाता है उसको समझेंगे, क्योंकि संक्षेपण और सारांश में अंतर होता है। संक्षेपण, सार और सारांश ये तीनों अलग अलग विषय हैं। जब तक हम इन अलग अलग विषयों को नहीं समझेंगे हम संक्षेपण या सारांश या सार नहीं लिख सकते। इसके लिए कक्षा में हम लोग विशेष तौर पर इसे समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद जो गद्यांश दिया जाएगा उससे संबंधित प्रश्न होगा, उस प्रश्न को समझेंगे। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या और उस गद्यांश का शीर्षक हमें देना होगा। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या कर ली जाएगी उदाहरणों के साथ, और शीर्षक के लिए हम लोग शीर्षक की भी प्रैक्टिस करेंगे अपनी कक्षा में, क्योंकि अगर शीर्षक उपयुक्त नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा और आप आसानी से अपने अंक गंवा देंगे। तो एक भी अंक न कटे, इसके लिए हम लोग अपनी कक्षा में शीर्षक की भी प्रैक्टिस करेंगे, गद्यांश की भी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ संक्षेपण किस विधि से लिखी जाती है उस विधि को समझने की कोशिश करेंगे। ये सबके लिए अनिवार्य होगा, चाहे वो किसी भी विषय से परीक्षा क्यों न दें। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा वह दूसरा पॉइंट अनेकार्थी, वह सामान्य हिंदी व्याकरण का होगा। सामान्य हिंदी व्याकरण में अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, क्षेत्रीय विदेशी शब्द, वर्तनी संबंधी अशुद्धि, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थबोध, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, जिसको हम लोग वर्तनी अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि भी कहते हैं। कहने का आशय यह है कि हिंदी व्याकरण का वह समस्त रूप इससे पूछा जाएगा, और यही नहीं कि जो इसमें है वही व्याकरण, बल्कि इसके अलावा भी व्याकरण के ऐसे कई अध्याय हैं जो इसमें नहीं वर्णित है, उनसे भी सवाल किया जा सकता है। जैसे कि शब्द रूप में देखें, लिंग, वचन, कारक निहित होते हैं, उनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्रिया के जो मुख्य वृत्ति है, पक्ष है, जो इस पूरे पाठ्यक्रम में नहीं है, उससे भी सवाल किया जा सकता है। अगर आयोग डाल है तो हमें पात रहने की ज़रूरत है, तभी हम परीक्षा में पूरे अंक हासिल कर सकते हैं और मेरिट में अपना स्थान बना सकते हैं। तो कहने का आशय यह है कि हिंदी व्याकरण बहुत आसानी से, बहुत सावधानी पूर्वक अच्छी किताबों और अच्छे मार्गदर्शन में आपको पढ़ना है, तभी आप ये पूरे के पूरे निर्धारित जो 50 अंक हैं उसको आप हासिल कर सकते हैं। 50 अंक हासिल करना, 50 में अगर आप पूरी जिम्मेदारी से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप 50 में मैं दावा करता हूं कि आप 40 और 45 के बीच में नंबर ज़रूर हासिल कर पाएंगे, अगर आप कक्षा में मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो। क्योंकि पढ़ना सब जानते हैं, क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए ये बहुत कम लोग ही जानते हैं, बिरले ही जानते हैं। तो उसके लिए कोशिश कीजिए अपने सीनियरों से, जो अनुभवी लोग हैं, जो परीक्षा पास कर चुके हैं, या अपने आसपास जो लोग हैं उनसे मशवरा कीजिए, या फिर अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं हूँ ही, मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ आपको तैयारी कराने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि इस पूरे 50 अंक में कम से कम आपको 40 से 45 के बीच में आसानी से हासिल हो सके, क्योंकि 50 तो नहीं दिया जा सकता, इस गद्यांश नंबर काटे जा सकते हैं, लेकिन इस व्याकरण में पूरे के पूरे मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। तो 40 से 45 के बीच आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, न 40 से कम और 45 से ऊपर चाहे जितना हो जाए। परीक्षा की मेहरबानी, चूँकि लिखित परीक्षा है इसलिए हम लोग इसकी पूरी तैयारी करेंगे सावधानीपूर्वक, और सामान्य हिंदी व्याकरण और गद्यांश, संक्षेपण, व्याख्या इत्यादि की प्रैक्टिस करते हुए हम पूरे के पूरे अंक पाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो दूसरा निबंध का पर्चा होगा वो भी 50 अंक का होगा, और इस निबंध के लिए आप देखें कि आयोग ने कुछ विषय सुझाए हैं। उन विषयों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजना क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके माध्यम से आयोग आपसे निबंध लिखाएगा। निबंधों में आप जानते हैं कि निबंध की तो परिभाषा ही है कि निबंध आत्माभिव्यक्ति होते हैं, यानी हम किसी विषय पर
कैसी सोच रखते हैं, किस विषय को किस रूप में देखते हैं, उस विषय को समझना ही और उस विषय को समझ करके अपनी भाषा में लिखना ही निबंध है। निबंध और लेख में अंतर होता है। आप हमारी चैनल हिंदी वर्सिटी पर एक ऐसा भी लेक्चर पढ़ा हुआ है जिसमें निबंध और लेख में अंतर स्पष्ट किया गया है। अगर उस लेक्चर को आप देखेंगे, सुनेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं कि निबंध में और लेख में क्या अंतर है। फिलहाल मैं यहाँ पर यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि किसी विषय पर जब हम अपनी अनुभूति, अपने विचार अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं तो वह निबंध कहलाता है। और जब हम तथ्यों, आंकड़ों के आधार पर कोई बात विस्तारित करते हैं, किसी बात को बोलते हैं, लिखते हैं और उन्हीं आंकड़ों और निष्कर्ष, उन्हीं आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर उसका निष्कर्ष देते हैं तो वह लेख होता है। लेख के अंत में निष्कर्ष होता है और निबंध के अंत में उपसंहार होता है। इसको भी समझने की ज़रूरत है। निष्कर्ष वे होते हैं जो ऊपर के तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर रिजल्ट दिए जाते हैं, जबकि उपसंहार में आप उन सुखद विचारों के साथ कि जिसके होने से आपका विचार और मजबूत होता है, उससे जब अंत करते हैं तो वह उपसंहार होता है। इन अंतरों को जानने के बाद हम अच्छा निबंध लिख पाएंगे और अच्छा निबंध लिखने के बाद हम पूरे के पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मेरी कक्षा में निबंध पढ़ने वाले मैक्सिमम अंक हासिल करके अनेक परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं। इसलिए कोशिश करेंगे कि इस परीक्षा में भी आपको बेहतरीन प्रैक्टिस कराई जाए ताकि आप निबंध में पूरे के पूरे मार्क्स पा सकें। तो इन विषयों पर साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, सामाजिक समस्याएं, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, इन पर हम आपको निबंध लिखाएंगे, निबंध लिखकर प्रैक्टिस कराएंगे। और निबंध क्या है, उनमें कौन कौन से सूत्र होने चाहिए, कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे ताकि आप एक अच्छा निबंध रच सकें, लिख सकें। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो प्रथम खंड है सामान्य हिंदी का और निबंध का, ये सामान्य हिंदी और निबंध दोनों मिलाकर के 100 नंबर का होगा और इसे आप पूरा का पूरा हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि आप परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर मेरिट में स्थान बना सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड पेपर होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र, वो वैकल्पिक होगा। और वैकल्पिक कैसे होगा, आप इसको आसानी से समझें। वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो आपके सब्जेक्ट की बहुविकल्पी परीक्षा होगी, जिसमें 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट को होंगे और 40 प्रश्न जो होगा वो जनरल सामान्य अध्ययन का होगा, जनरल स्टडीज़ का होगा। लेकिन मुख्य परीक्षा में जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य हिंदी व्याकरण का होगा और निबंध का होगा। लेकिन जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो लिखित परीक्षा का होगा और वह आपके विषय से संबंधित होगा। और आपका विषय जो भी हो उसमें ये कुल जो होंगे 3 टाइप के प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या जो पहला होगा वो 5 प्रश्न होंगे और किस प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और सभी खंडों में विभाजित होंगे। और 5 प्रश्न जो होंगे, ये जो 5 प्रश्न होंगे उनकी शब्द सीमा 250 शब्दों की होगी और प्रत्येक प्रश्न का 25 अंक निर्धारित होगा। यानी कि 5 प्रश्न गुणे 25 अंक, एक अंक का प्रश्न, एक प्रश्न का नंबर होगा 25 और हर प्रश्न को 250 शब्दों में आपको लिखना होगा। उसके बाद जो दूसरे प्रकार के प्रश्न होंगे वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये भी 5 होंगे, उन्हें 150 शब्द में लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न का 15 अंक निर्धारित है। और जो तीसरे प्रकार का प्रश्न होगा वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसकी शब्द सीमा 50 शब्द होगी और हर प्रश्न का 10 अंक निर्धारित किया जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मुख्य परीक्षा जो लिखित होगी इसमें जो पहला होगा प्रश्न प्रकार, इसमें 5 प्रश्न होंगे
जिनको हर प्रश्न को 250 शब्द में लिखना होगा और हर प्रश्न जो है 25 नंबर का होगा। ये 5 प्रश्न, हर प्रश्न को 250 शब्द में लिखना है और हर एक प्रश्न के लिए 25 अंक निर्धारित किए जाएंगे। जो दूसरे टाइप का प्रश्न है लघु उत्तरी, उसमें भी 5 प्रश्न होंगे और उनकी शब्द सीमा 150 शब्द की होगी और हर प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित होंगे। इसके बाद तीसरा जो टाइप होगा प्रश्न का वो अति लघु उत्तरी होगा। उसमें 10 प्रश्न होंगे और उनको 50 शब्द में लिखना होगा। 50 शब्द में लिखना होगा, हर एक प्रश्न को 50 शब्द में लिखना होगा और हर प्रश्न के लिए 10 अंक होंगे। इस तरीके से कुल 300 अंकों की यह परीक्षा होगी और प्रश्नों का प्रारूप जो होगा वो 5 प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न 250 शब्द का होगा। हर एक प्रश्न के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरा जो लघु उत्तरी प्रश्न होगा वो 5 प्रश्न दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न 150 शब्द में लिखना होगा और हर एक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। और जो तीसरा टाइप है वो 10 प्रश्न होगा। हर एक प्रश्न 50 शब्द में लिखने हैं और हर एक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है। और इन प्रश्नों को लिखने के लिए जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तब तक आप नहीं रच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रयोगवाद का दार्शनिक आधार क्या है, तो प्रयोगवाद का दार्शनिक आधार अस्तित्ववाद है। और जब अस्तित्ववाद आप नहीं समझे रहेंगे तब तक इसका उत्तर नहीं लिख सकते। केवल प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेने मात्र से आपका चयन नहीं होगा, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पूरी तौर पर इस साहित्य के कंसेप्ट को समझना। उदाहरण के तौर पर अगर दे दिया जाए कि नई कविता और समकालीन कविता में क्या अंतर है, तो नई कविता और समकालीन कविता के अंतर को आपको समझना होगा। पूछ दिया जाएगा कि कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है, तो कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर को स्पष्ट करना होगा। आपसे पूछ दिया जाए कि सूर के काव्य में विरह व्यंजना अद्भुत रूप से प्रस्तुत की गई है, सूर की विरह व्यंजना पर प्रकाश डालिए, तो सूरदास के विरह व्यंजना को समझाते हुए आपको लिखना पड़ेगा 250 शब्दों में या 150 शब्दों में या फिर 50 शब्द में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विद्यापति भक्त कवि हैं अथवा श्रृंगारी कवि, आपको इसे भी 250 शब्दों में या 150 शब्दों में या 50 शब्दों में लिखना होगा। जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि एक एक लाइन पढ़ने से और एक एक तथ्य रटने से यह परीक्षा आप कतई पास नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस हिंदी साहित्य को पढ़ने की। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको एक एक प्रश्न पर बात करेंगे, एक एक प्रश्न को समझाएंगे और प्रश्नों को किन किन बिंदुओं में लिखा जाए, रचा जाए, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे और प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप परीक्षा में पूरे के पूरे मार्क्स हासिल कर सकें। क्योंकि पढ़ना सब जानते हैं, क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए एक अच्छे निर्देशन में ही आपको बताया जा सकता है और आपकी अपनी प्रैक्टिस पर निर्भर है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप खुद से या नोट्स बनाकर अपने सीनियरों से मार्गदर्शन लेकर के या मुझसे मार्गदर्शन लेकर के आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपके बीच हम अपने ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नों का प्रारूप। तो आपने देख ही लिया, कुल 20 प्रश्न होंगे। उन 20 प्रश्नों में 5 निबंधवत प्रश्न होंगे जो 250 शब्दों में, फिर 5 प्रश्न होंगे जो 150 शब्दों में लिखे जाएंगे लघु उत्तरी। फिर उसके बाद 10 प्रश्न होंगे जिनकी शब्द सीमा है 50 शब्द और हर एक के लिए 10 अंक निर्धारित है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हिंदी साहित्य में पूछा क्या क्या जाएगा। तो जीआईसी प्रवक्ता में जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, पत्रकारिता, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण और संस्कृत, ये 7 विषयों में पूछा जाएगा। आपका पाठ्यक्रम है
और इन पाठ्यक्रमों के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है या इन पाठ्यक्रमों में टॉपिक कौन कौन से हैं, इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है और हिंदी गद्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, इन दोनों को देखिए तो इन किताबों से आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इनकी दो किताबें जो आपकी परीक्षा को बहुत आसान बना सकती हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो संवेदना परक इतिहास लिखा गया, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये बहुत उपयोगी हो सकता है आपकी इस परीक्षा के लिए जो लिखित परीक्षा है। एक लाइन का उत्तर और तथ्यों को रटने के लिए आपके पास ढेरों गाइडें हैं, लेकिन अब जीआईसी की परीक्षा आपको क्रैक करनी हो तो बिना इन किताबों को पढ़े आप उसको हासिल नहीं कर सकते। और हिंदी गद्य को विकास को जानने के लिए इन किताबों के साथ साथ आपको हिंदी का गद्य साहित्य जो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित है, इसको पढ़कर आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इतनी भारी भरकम किताबों को न पढ़ें और हम परीक्षा पास कर लें, तो हिंदी वर्सिटी ऑनलाइन कक्षा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें कम से कम समय में इन सभी किताबों का नोट्स बनाकर हम आपकी तैयारी कराएंगे और हर प्रश्न पर डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। हमारे अपने नोट्स जो हिंदी वर्सिटी से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उस हिंदी वर्सिटी के नोट्स में ये तमाम चीज़ें पहले से उपलब्ध हो गई हैं और ये इन्हीं आधारों पर मैं पढ़ाता हूँ, तभी आपके बीच में पहचाना जाता हूँ, जाना जाता हूँ। तो कतई गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब मटेरियल स्टडी मटेरियल बना बनाया है और कितनी आसानी और सावधानी से हमें इस पर विचार करके आप तक पहुंचाना है, इस पर हम लोगों ने होमवर्क कर लिया है। अब ज़रूरत है आपको पढ़ने की, याद करने की, रटने की, समझने की, ताकि आप परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकें। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में आप जानते हैं कि वह तमाम चीज़ें दी गई हैं जो पहले से ही हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल का नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्तिकाल की सामान्य विशेषताएं, भक्तिकाल की धाराएं, ज्ञानेश्वरी काव्य धारा, प्रेमाश्री सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, चारों काव्य धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल का नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रपद्यवाद, नवगीत, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ, सूक्तियों के लेखक या कवियों के नाम। आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में जो तमाम ये पाठ्यक्रम में जो चीज़ें दी गई हैं, उन पर हम लोग पहले से ही पढ़ाई करते हैं। और मेरी कक्षा में जो नोट्स लिखाया जाता है, आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा इस इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से, जो क्लास नोट्स हम आपको देंगे, एक भी पॉइंट इसमें से छूटा नहीं है। और इनके अंतर्गत जो जो महत्वपूर्ण और गूढ़ बातें हैं, जो परीक्षा उपयोगी बातें हैं, वो सब हमारे नोट्स में उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं कि इनकी आसानी से और सावधानीपूर्वक तैयारी कर परीक्षा में पास हो सकें, तो नोट्स आपको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इन्हीं जो मशहूर किताबें हैं, जो प्रसिद्ध किताबें जिनकी चर्चा मैंने की है, उन्हीं किताबों को पढ़कर हमने वो नोट्स तैयार किया है, किसी गाइड को पढ़कर नहीं, क्योंकि गाइडें हमें दिग्भ्रमित करती हैं, हमें संशय लाती हैं। गाइड पढ़ने के बाद आपके मन में संशय आ जाता है कि पता नहीं यह सही है या गलत, लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो आपके मन में संशय नहीं आता। यही कारण है कि बचपन में आप लोगों को आपके माता पिता, घर के बड़े लोग गाइड पढ़ने से मना करते थे, क्योंकि गाइड पढ़ने से मन में संशय उत्पन्न होता है, आत्मविश्वास कम होता जाता है। तो हमने अपने नोट्स में इन तमाम टेक्स्ट बुक को पढ़ करके कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं, जो पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी और ज़रूरी होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास जो तैयारी करेंगे, उनमें इन किताबों की सहायता हम ले सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह का ही फिर एक किताब आती है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, और हिंदी का गद्य साहित्य जिससे हम गद्य के बारे में नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी और अन्य जो नई विधाएं हैं,
डायरी लेखन है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, इन पर हम आसानी से तैयारी कर सकते हैं इन किताबों के माध्यम से। ये किताबें बेसिक किताबें हैं और इन्हें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी नई जानकारी मिलेगी। और इन किताबों को कम से कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ नोट्स बना हुआ है, उस नोट्स को पढ़िए और आसानी से इन किताबों की समरी समझ सकते हैं। हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा, इन किताबों में भंडार है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहली बात कि क्या नहीं पढ़ना है इसको ज़रूर जानना चाहिए। ये नहीं कि आप रीतिकाल से आपसे 4 सवाल पूछे जाएं और उसके लिए आप पूरा का पूरा पढ़ रहे हों, आदिकाल से आपसे 2 सवाल पूछे जा रहे हों, पूरा आदिकाल को पढ़ रहे हों। तो पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है हम अपनी कक्षा में बताएंगे कि आप किस तरीके से इस कोर्स को पूरा कर सकें और कवर कर सकें। इसके बाद हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम में जो गद्य साहित्य का विकास है, गद्य साहित्य के विकास में निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, आलोचना है और गद्य की नवीन जो विधाएं हैं, जीवनी साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, डायरी, व्यंग, इंटरव्यू, बाल साहित्य, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, युग प्रवर्तक लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएं, इन पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। हम पढ़ते ही हैं और गद्य साहित्य को जानने के लिए हमने बताया कि रामचंद्र तिवारी की जो किताब है वो बहुत ही उपयोगी किताब है और रामचंद्र तिवारी की किताब को भी हम नोट्स बना चुके हैं और उस नोट्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये मोटी सी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी समरी जो हमारे लिए ज़रूरी है और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हमने हटा दी हैं। जो हमारे लिए ज़रूरी है उन सभी विषयों और रचनाओं को लेकर हमने नोट्स तैयार किया है। तो मेरी मेहनत, सफलता आपकी। आप कोशिश करिए, पढ़िए और सफल होइए। इसके बाद पत्रकारिता से संबंधित भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जब मैं मीडिया में पढ़ा रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, तो उस मीडिया डिपार्टमेंट में हमने बहुत सी नई चीज़ें सीखी, जानी और हिंदी में उसका बड़ा उपयोग मुझे मिला। तो उस पत्रकारिता में जो आपसे सवाल किया जाएगा, हिंदी की पत्रिकाएं, प्रकाशन कहाँ से था, प्रकाशन स्थान बताइए, प्रकाशन वर्ष तथा उनके प्रमुख संपादकों के नाम। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके पीछे कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों से संबंधित भी प्रश्न बन सकते हैं। तो उन कहानियों, हिंदी की कुछ ऐसी पत्रिकाएं जो बहुत ही चर्चित रही हैं, आपके अपने हिंदी वर्सिटी चैनल पर, जो यूट्यूब चैनल है, उस पर हमने एक लेक्चर पत्रिकाओं के आधार पर बनाकर डाला है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और कौन सी पत्रिका कहाँ से छपी है और नवीन पत्रिकाओं तक को हमने लिया है। इसलिए उस लेक्चर को ज़रूर देखें, सुनें और अपना लाभ ज्ञानवर्धन करें। हिंदी विषय का, हिंदी साहित्य के इतिहास, गद्य के विकास, पत्रकारिता के बाद जो अगला पॉइंट है वह है काव्यशास्त्र का। काव्यशास्त्र में आप देखेंगे कि भारतीय काव्यशास्त्र, और आप जानते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य लक्षण, काव्य भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य संप्रदाय, काव्य युग, काव्य दोष और शब्द शक्तियाँ, ये तो पाठ्यक्रम में दे दी गई हैं। लेकिन इसके अलावा काव्य गुण पूछा जाएगा, काव्य दोष पूछा जाएगा और इसके साथ साथ जो काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु है, ये तमाम चीज़ें पूछी जा सकती हैं। काव्य की परिभाषा क्या क्या है जो इसमें नहीं दिया है। तो हम काव्यशास्त्र की संपूर्ण तैयारी कराएंगे और कोशिश करेंगे कि एक भी सवाल आपसे बचने ना पाए और पूरे के पूरे मार्क्स आप हासिल करें। ये लिखित परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए ज़रूरी है और लिखित परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए मेरे पास उचित तैयारी है ताकि आपको परीक्षा में अव्वल से अव्वल स्थान हासिल करा सकें और आप सफलता का परचम लहरा सकें। इसके लिए ज़रूरी है अच्छी किताब पढ़ने की और सही मार्गदर्शन में पढ़ने की। इस काव्यशास्त्र को पढ़ने के लिए जो मैंने किताबें पढ़ करके नोट्स तैयार किया है वो किताबें हैं भारतीय पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, गणपत चंद्र गुप्त की, डॉक्टर तारकनाथ बाली की भारतीय काव्यशास्त्र, निर्मला जैन का पाश्चात्य साहित्य चिंतन, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का काव्यशास्त्र और भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र हिंदी आलोचना डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की। तो ये 5 किताबें जो काव्यशास्त्र की पूरी तैयारी कराएंगी, ये निहायत ज़रूरी किताबें हैं। केवल 1-2 किताबों से आपका काम नहीं चलेगा। आप एमए की परीक्षा में पढ़े होंगे इन किताबों से, लेकिन अब आपको कंपटीशन जीवन के लिए देना है। इन किताबों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है
अगर आप चाहते हैं कि इन पांचों किताबों को न पढ़ना पड़े तो हिंदी वर्सिटी से जो आपको नोट्स दिया जाएगा काव्यशास्त्र का, उसको पढ़ें। उस छोटे से नोट्स में ये पांचों किताबों का जिस्ट, पांचों किताबों की समरी आ गई है और एक भी प्रश्न उस किताब से, उस नोट्स से बाहर नहीं जाता। तो आप चाहें तो आप ऑनलाइन फ़ोन करके, ये जो फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है, इससे आप नोट्स मंगवा सकते हैं। काव्यशास्त्र की पूरी तैयारी एक फाइल में आपकी हो जाएगी। इसके बाद पाठ्यक्रम में भाषा विज्ञान है। भाषा विज्ञान में हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की ध्वनियां, हिंदी शब्द संपदा इत्यादि है। लेकिन ये केवल देखने भर का भाषा विज्ञान का पाठ्यक्रम है। इसमें और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे देवनागरी लिपि नहीं है इसमें, देवनागरी से सवाल ज़रूर होगा। जो भाषा परिवार है, भाषा परिवार से भी सवाल ज़रूर होगा। इसलिए उन सबको भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर परीक्षा में आ गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये तो पाठ्यक्रम में था ही नहीं, क्योंकि आयोग सीधे कहेगा तो कि हम हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको दे चुके हैं, ये नमूने के तौर पर हमने कुछ टॉपिक रखा था ताकि आप इसको पढ़ सकें, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो भाषा विज्ञान पढ़ने के लिए जो मैं सजेस्ट करूँगा किताबें, वो ये किताबें हैं। भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, हरदेव बाहरी की हिंदी भाषा, और भोलानाथ तिवारी की किताब और आती है भाषा विज्ञान प्रवेश एवं हिंदी भाषा, और इसके साथ साथ भाषा विज्ञान की भूमिका आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा और दीप्त शर्मा द्वारा लिखा हुआ है। ये 4 किताबें भाषा विज्ञान को आपकी तैयारी बहुत मजबूती से कराएंगे, ताकि एक भी प्रश्न छूटने ना पावे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा में, चाहे वो मुख्य परीक्षा में। अगर आप चाहते हैं कि इस भाषा विज्ञान से संबंधित इन 4 मोटी मोटी किताबों को ना पढ़ना पड़े और एक ही फाइल से तैयार हो जाए, तो आप हिंदी वर्सिटी में ऑनलाइन फ़ोन कीजिए और आपको नोट्स मुहैया कराया जाएगा, और इस बात की गारंटी है कि उससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो अगर इन चारों किताबों को पढ़ने के बजाय उस एक नोट्स को पढ़ लें तो आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अगर नोट्स पढ़ने के बाद चाहें तो इन किताबों का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि किताबें बहुत ही अच्छी हैं और भाषा विज्ञान की प्रमाणिक किताबें, ये गाइड नहीं है, प्रमाणिक किताबें हैं, इसलिए आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी व्याकरण। आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण तो हर एक आदमी को पढ़ाना चाहिए, चाहे कॉम्पिटिशन दे रहा हो या कॉम्पिटिशन नहीं दे रहा हो, ताकि उसका भाषा व्यवहार आसानी से क्लियर हो सके। उस भाषा व्यवहार को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अपने ऑनलाइन हिंदी शिक्षण कक्षा में व्याकरण दर्पण नाम से हिंदी व्याकरण का पूरा नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे किन्हीं कारणों से, तो आप व्याकरण दर्पण हिंदी वर्सिटी के ऑनलाइन फ़ोन से करके आप मंगा सकते हैं और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हिंदी वर्सिटी की हिंदी व्याकरण कक्षा करने के बाद किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं। किसी के पास, अगर मैं कहूँ कि 100 लोग पढ़ा रहे हैं तो 100 में 99 लोग ये नहीं जानते कि पक्ष, हिंदी व्याकरण में क्रिया का जो पक्ष है वो क्या है, हिंदी व्याकरण में जो क्रिया की वृत्ति है वो क्या है। अगर आप चेक करना चाहें तो किसी भी ट्यूटर या एजुकेटर जो भी है, आप उसका क्रिया का भेद पढ़िए, और क्रिया के भेद में जब आप देखेंगे कि क्रिया के जब भेद बताएंगे तो अकर्मक क्रिया का भेद कभी नहीं बताएंगे, जबकि अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं: इस्त्यर्थक पूर्ण कर्मक क्रिया, गत्यर्थक पूर्ण कर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। उसी तरीके से सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं: एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। लेकिन वो भेद नहीं बताएंगे। कुछ लोग तो समास के 6 भेद बताएंगे, जबकि समास का 4 भेद होता है। ऐसे कुछ लोग संज्ञा के 5 भेद बता रहे हैं, जबकि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो इन तमाम संशयों से हटने के लिए, बचने के लिए आपको हिंदी वर्सिटी की ऑनलाइन कक्षा ज्वाइन करनी होगी, ताकि आप आसानी से व्याकरण की सही समझ विकसित कर सकें और परीक्षा में पूरे के पूरे मार्क्स हासिल कर सकें। अगर आप खुद पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इन किताबों के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना जो वासुदेव नंदन प्रसाद की है, भारती भवन पटना से आती है, बहुत ही अच्छी किताब है।
हिंदी व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु की है। ये वही कामता प्रसाद गुरु जी हैं जिनको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नया व्याकरण रचने के लिए कहा था, और इन्होंने ऐसा शानदार व्याकरण रचा जिसके आगे व्याकरण की कोई किताब अच्छी नहीं मिलती। और कंपटीशन के लिए जो व्यवहारिक सामान्य हिंदी है, जो राजस्थान के जयपुर से आती है, ये इस किताब को पढ़ने के बाद आपको तमाम जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं हिंदी की तैयार हो जाएंगी। तो वासुदेव नंदन की किताब आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना, हिंदी व्याकरण और व्यवहारिक सामान्य हिंदी जो जयपुर राजस्थान से आती है, इन तीन को पढ़ने के बाद आपके पास व्याकरण के लिए और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक फ़ाइल में आप पढ़ सकें, तो आप हिंदी यूनिवर्सिटी का जो नोट्स दिया जाता है व्याकरण दर्पण, जो 340 पेज का है, उसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार की व्याकरण की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और न ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। लेकिन हम ऑनलाइन आपसे हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस भी कराएंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो सके। हिंदी व्याकरण के बाद जो संस्कृत का चैप्टर है, संस्कृत के चैप्टर में आप देखें कि सबसे पहले संस्कृत साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम, उनकी प्रमुख कृतियाँ, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, भास, बाण, श्रीहर्ष, दंडी, मम्मट, भरतमुनि, विश्वनाथ, राजशेखर तथा जयदेव, ये संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इन रचनाकारों के जन्म, इनका जन्मस्थान, इनकी रचनाएं, इनका उपनाम, किस राजा के आश्रय में थे, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची, उन रचनाओं के विषय क्या हैं, विषय वस्तु क्या हैं, उन रचनाओं में किस अलंकार की प्रधानता है, किस रस की प्रधानता है, किस प्रकार के छंद की प्रधानता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग को पढ़नी होंगी। और इसके साथ इनको जानने के लिए संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास डॉक्टर कपिल द्विवेदी का ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी का, उसमें विस्तार से हर रचनाकार के जन्म स्थान, उनके गुरु, उनसे संबंधित तमाम घटनाओं के बारे में दिया गया, उनकी रचनाओं का विस्तार से अध्ययन किया गया है। और संस्कृत व्याकरण को जानने के लिए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित है, इससे अच्छी किताब भारतवर्ष में नहीं है। तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित है, उसे ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। और एक गाइड भी हम सजेस्ट करेंगे, लुसेंट की गाइड है, जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना संपूर्ण संस्कृत व्याकरण और रचना के नाम से भी आती है। आप इसे ज़रूर पढ़ें ताकि आप आसानी से छोटे छोटे उदाहरणों द्वारा इस संस्कृत भाषा साहित्य को पढ़ सकें। जब हम संस्कृत भाषा साहित्य पढ़ाते हैं तो संस्कृत से 12 से 14 सवाल पूछे जाते हैं। मैं कहता हूँ कि 8 से 9 सवाल की गारंटी मैं लेता हूँ, वो गलत नहीं होंगे। बाकी 2 से 3 सवाल, 3 से 4 सवाल, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते, क्योंकि जितनी मेहनत आप उसके लिए करेंगे उतने में आप और भी विषयों को पढ़ करके आप आगे निकल सकते हैं। तो संस्कृत साहित्य में 8 सवालों की गारंटी हम लेंगे। जो 12 सवाल पूछे जाते हैं, उन 8 में उन 12 सवालों में 8 तो निश्चित तौर पे हम सही कराएंगे। बाकी जो 4 सवाल हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा उसको भी, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देंगे तो वो 4 सवाल भी आपके सही हो जाएंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, केवल मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो भी आपके 8 सवाल पूरे होंगे। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। और अगर आप चाहते हैं कि इन चारों मोटी मोटी किताबों को न पढ़ें, तो हिंदी यूनिवर्सिटी से एक फ़ाइल बनी है संस्कृत साहित्य का इतिहास और व्याकरण, केवल उसका अध्ययन कर लेंगे तो आपकी पूरी तैयारी आसानी से हो जाएगी। इसके बाद संस्कृत व्याकरण में वही सब व्याकरण है जो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे, लेकिन संस्कृत के नियमों के साथ यहाँ पर पढ़ना होगा, जिसकी विशेष तैयारी हम अपनी कक्षा में आपसे कराएंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, हिंदी व्याकरण, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, पत्रकारिता, गद्य साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तमाम वे पाठ्यक्रम हैं जिनके माध्यम से आप जीआईसी की परीक्षा को आप प्रारंभिक स्तर पर और लिखित तौर पर इसको समाप्त कर सकते हैं। अगर आप इन किताबों को पढ़कर आप चाहें तो आसानी से इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में तो ऑनलाइनर होगा, तथ्यात्मक होगा, बहुविकल्पी होगा, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब लिखित परीक्षा की बात आएगी तो लिखित परीक्षा में लिखना होगा 250 शब्दों में, 150 शब्दों में
और 10-50 शब्दों में, ताकि आपको 200 नंबर 300 नंबर प्राप्त हो सकें, क्योंकि लिखित परीक्षा का जो अंक होगा वो 300 नंबरों का होगा। और अगर आप सटीक लिखते हैं तो समझिए कि आपको पूरे के पूरे अंक हासिल होंगे। अगर आप बहुत कम समय में और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी वर्सिटी की ऑनलाइन कक्षा ज्वाइन कीजिए। अगर किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो हिंदी वर्सिटी से आप नोट्स लेकर के खुद तैयारी कर सकते हैं। और अगर नोट्स लेकर और ऑनलाइन कक्षा तैयारी करके, ऑनलाइन कक्षा ज्वाइन करके अगर आप तैयारी करते हैं तो इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी तैयारी बाकी लोगों की तैयारी से बहुत अच्छी होगी। आप चाहें तो डेमो क्लास के तौर पर कुछ क्लासेस पढ़ सकते हैं, जिससे आप आसानी से समझ लेंगे कि पढ़ाने की शैली क्या है, पढ़ाने का कंटेंट क्या है, और कैसे परीक्षा में हम आराम से बिना किसी प्रेशर के पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी वर्सिटी के साथ बने हुए हैं तो आपकी परीक्षा और परीक्षा का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा और आप परीक्षा में पूरे के पूरे अंक हासिल कर सकते हैं। एक बात ज़रूर जानिए, अब समय विचार करने का नहीं है, समय पढ़ने का है। और सही दिशा में पढ़ना आपकी परीक्षा के लक्ष्य को आसान कर देगा। बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अधिक किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन किताबों को मैंने बताया कि आपको ये किताबें पढ़नी है इस टॉपिक पर, सैद्धांतिक बातें हैं, उनको मैंने पढ़ा है, उन्हीं को पढ़ करके हमने नोट्स बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कम मेहनत करनी पड़े और मेरे ही मेहनत से आप उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हिंदी वर्सिटी ऑनलाइन कक्षा ज्वाइन कीजिए और नोट्स मंगा करके पढ़िए, ताकि आप आसानी से कम समय में इस पूरी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें और मेरिट में अपना स्थान बना सकें। तो उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आई होगी, परीक्षा का पाठ्यक्रम समझ में आया होगा, किन किन किताबों को पढ़ना चाहिए भी बात समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई संशय आता है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल करके और बात कर सकते हैं, ताकि आपका संशय दूर किया जा सके। पढ़ना न पढ़ना अलग बात है, लेकिन हिंदी जीवित रहे, हिंदी सजीव बनी रहे, हिंदी का प्रचार प्रसार हिंदी क्षेत्र के बाहर भी जा सके, इसके लिए हिंदी वर्सिटी भरपूर कोशिश करती रहेगी और हमेशा कोशिश करती रहेगी कि हिंदी का विस्तार, हिंदी की व्यापकता खूब बढ़े, खूब फैले। और अगर आप उसमें सहायक बनते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा, हिंदी का सौभाग्य होगा। तो मैं अपने नेक शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ और आपको जो भी संशय हो आप इस नंबर पर फ़ोन करके हमसे सहायता ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।